गुड मॉर्निंग बच्चों। 2 मिनट अभी रुकते हैं ना, अभी बहुत कम बच्चे हैं, वेटिंग रूम था इसलिए लेट हो गया थोड़ा लग रहा है। सबको आ जाने देते हैं। हाँ हाँ, आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। गुड मॉर्निंग पार्थ, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अबे श्री हरि, हो सकता है कि अगली क्लास में भी यही बोलना पड़े। नहीं नहीं, हो जाएगा हो जाएगा आज। कितने बच्चे आ गए? 49 ही आए अभी तक। चलो अब तो स्टार्ट करते हैं। देखो लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया था। हाँ, वही पहले चैप्टर खत्म करेंगे फिर डाउट डिस्कस करते हैं ना। देखो हम लोगों ने क्या किया था लास्ट टाइम। इंजन के बारे में स्टार्ट किया था ना। इंजन क्या रहता है? नहीं, हीट इंजन क्या रहता है? ना, हीट इंजन एक साइक्लिक प्रोसेस पे वर्क करने वाला इंस्ट्रूमेंट होगा, जो कि कहीं से हीट लेगा। ना, जहां से हीट लेगा ना, उसको हम लोग बोलेंगे हॉट रिजर्वायर। ना, वो मान लो कुछ हाई टेम्परेचर T1 पे है, तो इंजन क्या करेगा, इंजन के लिए ई लिखा है ना, कुछ वहां से हीट लेगा। फिजिक्स में 4 करेक्शन है। ठीक है, व्हाट्सएप करो मुझे, फिर करवाता हूँ सही वो। तो अब देखो यहाँ पर इंजन क्या करेगा, जब हीट मिलेगा तो बदले में कुछ काम करेगा। ना, इंजन का काम क्या होता है, काम करना आपके लिए, मैकेनिकल वर्क करना कुछ। तो वो वर्क करेगा, तो वर्क में कुछ एनर्जी तो लॉस हो जाएगी और बची हुई एनर्जी वो वेस्ट कर देगा। तो वेस्ट होके जहां जा रही होगी उसको हम लोग सिंक बोलेंगे। ना, सिंक कुछ T2 टेम्परेचर पर होगा। वेस्ट वाली एनर्जी कुछ Q2 है। तो हमने लास्ट क्लास में क्या देखा कि Q1 एनर्जी कंजर्वेशन से जितनी एनर्जी आई वो बराबर होगी वर्क डन प्लस जो वेस्टेज हुआ। समझ आ रहा है ना, Q2 यहाँ पे वेस्टेज है। तो इससे हमने वर्क डन की वैल्यू निकाल ली, Q1 माइनस Q2। अब हमें वर्क डन पता है, और इस वर्क डन के लिए एनर्जी कितनी देनी पड़ी है, Q1। तो हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, वर्क डन अपॉन में कितनी एनर्जी देनी पड़ी इंटू 100 ना। और इसी में W1 को लिख देंगे, Q1 माइनस W को लिख देंगे Q1 माइनस Q2, आ जाएगा 1 माइनस Q2 बाय Q1 इंटू 100। और फिर हमने देखा था, यार ये थोड़ा चार्जिंग को लगाया उस वजह से भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी। यार माइक पूरा मैंने फिर से सब रीसेट किया था,
ड्राइवर वगैरह फिर से इंस्टॉल किए थे। कराता हूँ यार। अच्छा, ये अभी तो मैं सोचा रीसेट करके देखता हूँ कुछ फायदा होता है क्या। तो देखो यहाँ पर, अबे हमारा नया ही ले लो माइक के लिए। माइक नहीं, अलग नहीं है यार, वो तो जो कंप्यूटर वाला माइक है वही यूज कर रहा हूँ। हेडफोन तो नहीं लगाओ ना तुम लोग, स्पीकर पे देखा करो, सुना करो ना। चवन को बहुत टेंशन है, घर वाले नहीं सुने क्या बातें कर रहे हैं। सही है। तो अबे चवन, अब टेंशन नहीं लो, अब कहाँ तुम्हारी बेइज्जती की जाती है, वो तो शुरू शुरू की बात थी। अब तो कहाँ कोई भी सुने, अब तुम्हें क्या टेंशन है। तो अब देखो, हेडफोन वाला माइक यूज करूं? अ, ठीक है यार, अब मैं वो देखता हूँ एक बार ट्रायल करके, अभी तो लेके बैठा नहीं हूँ, अभी पढ़ाने दो। ज्यादा प्रॉब्लम लगी तो फिर ले आऊंगा। चलो देखो इधर अब, ये सब पार्थ रोडे, ये सब लास्ट टाइम जो किया था वही है ना, रिवाइज करा रहे हैं। 2 मिनट रुको, मैं देखता हूँ अच्छा कोई माइक ना। यार शायद मेरा माइक ग्रेविटी में ही पड़ा है, दूसरा कोई देखता हूँ, 1 मिनट रुको। यार माइक में 5 मिनट लगेगा ना, थोड़ा इसको चार्ज हो जाने देता हूँ, फिर यूज करते हैं माइक वगैरह। ठीक है, तो तब तक ये स्टार्ट करते हैं। तो हमने देखो यहाँ तक देख लिया था ना। नहीं नहीं नहीं, टाइम नहीं वेस्ट करना है। तो हीट इंजन में हमने इतना देख लिया ना, फिर हमने देखा कि अगर इंजन का जो साइक्लिक प्रोसेस है, अगर वो करनॉट साइकिल पे बेस्ड है ना, इफ इंजन इज बेस्ड ऑन करनॉट साइकिल, देन Q1/Q2 बराबर होगा T1/T2 ना, मतलब Q1/T1 बराबर Q2/T2।
मतलब Q बाई टी वहां पे कांस्टेंट होगा ना, Q बाई टी वहां कांस्टेंट होता है ना। टाइम नहीं वेस्ट करो बच्चों। तो उस बेसिस पे हम एफिशिएंसी क्या लिख सकते हैं, एफिशिएंसी को हम लोग लिख सकते हैं वहां पर, यहाँ पे जो Q2 बाई Q1 है उसकी जगह लिख सकते हैं T2 बाई T1। समझ आ रहा है ना सभी को क्या बोल रहा हूँ? यहां तक हमने लास्ट टाइम कर लिया था ना, ये अभी रिवीजन करा रहा था ना, लास्ट टाइम यहां तक किया था। अब हमें लॉ फॉर रेफ्रिजरेटर देखना है और फिर सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट देखना है, बस इतना ही बचा है। फिर सीपीसीबी मिक्सचर वगैरह थोड़ा देखेंगे। ये सब लिखा हुआ है ना, ये लिखने की जरूरत नहीं है ना, लास्ट टाइम लिखा दिया था ये भी लिखा दिया था ना लास्ट टाइम। हाँ, यहाँ तक सारा लिखाया हुआ है। तो हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं लॉ फॉर रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर परसेंटेज में बताते ना प्रथम। तो W/Q, अच्छा केवल वो बोल लो, टेम्परेचर में ना लिख के वैसे लिखें। W/Q होता है, बाकी देख लो ना कैसे तुम्हें याद रखना है, उस हिसाब से देख लो ना। मोस्टली 1 - Q2/Q1 इंटू 100 याद रखते हैं ना, या फिर 1 - T2/T1 इंटू 100। अब देखो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं लॉ फॉर रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर आपको पता होगा क्या काम करता है, क्या काम करता है बच्चों? रेफ्रिजरेटर जो होगा वो क्या काम करेगा? किसका रेफ्रिजरेटर कोई काम नहीं करता है? अमन का रेफ्रिजरेटर काम ही नहीं कर रहा है, उसको अब यही लगता है रेफ्रिजरेटर कुछ नहीं करता। तो देखो रेफ्रिजरेटर क्या करता है, कोई बॉडी से हीट निकालेगा ना, जो भी आप उसके अंदर रखते हो उससे वो हीट को खींचता है ना। तो अगर हम जिससे हीट खींच रहा है उसको लिख देते हैं कोल्ड रिजर्वायर ना, वहां से वो हीट को खींचेगा। और हीट को खींचने के लिए आप इलेक्ट्रिसिटी, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू वहां पे वर्क कराते हो। तो ये वर्क और ये जो हीट खींचा ये सब वो बाहर फेंक देता है, बाहर सराउंडिंग में, जिसको हम बोलेंगे हॉट रिजर्वायर। फ्रिज के कंपेरिजन में बाहर का टेम्परेचर जो होगा वो गर्म होगा ना, अंदर का ठंडा होगा। सिंबल सब वो ऐसे ही लिख रहे हैं जैसे इंजन में लिखा था, ताकि याद रखना आसान है ना। ठीक है, बात समझ आ रही है? सिंबल हमने वैसे ही लिखा है, कोल्ड वाले को T2, हॉट वाले को T1 ना, ताकि अपने लिए याद रखना आसान हो ना। तो यहाँ पे देख रहे हो हॉट रिजर्वायर, म्यूट रखो भाई सभी लोग। तो यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन से हम क्या बोल सकते हैं, Q2 हीट यहाँ पर उसने कोल्ड रिजर्वायर से, मतलब जो भी बॉडी थी उससे खींचा, और उसके लिए W वर्क करना पड़ा। और जो भी वर्क हुआ और जो हीट खींचा वो सब कहाँ जाएगा, वो बाहर एटमॉस्फेयर में छोड़ देगा ना, Q1। तो एनर्जी कंजर्वेशन से हम बोल सकते हैं Q1 इक्वल टू Q2 प्लस W। ये बात सबको क्लियर है? एनर्जी कंजर्वेशन से ना। अब देखो ये जो रेफ्रिजरेटर होगा इसके लिए हम एफिशिएंसी डिफाइन नहीं करते, क्योंकि एफिशिएंसी में जैसे इंजन में हीट देते तो काम करता था, यहाँ काम के बदले वो हीट निकाल रहा है ना। तो यहाँ हम परफॉर्मेंस डिफाइन करते हैं कि यूनिट काम के लिए वो कितना हीट खींच लेगा, यूनिट काम के लिए वो कितना हीट खींच सकता है, ये उसका परफॉर्मेंस होगा ना। तो हम इसके लिए डिफाइन करते हैं एक टर्म, कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस।
और इसको बीटा से दिखाते हैं ना। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कैसे डिफाइन है? Q2/W। वेरी गुड चवन, 5 स्टार ना। ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या है? हीट एक्सट्रैक्टेड बाय फ्रिज फॉर यूनिट वर्क डन ना। W वर्क के लिए अगर Q2 हीट खींचा तो यूनिट वर्क के लिए कितना खींचेगा? Q2/W। समझो ना ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। हाँ, यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हो। मैं भूतड़ा भाई, अभी हम लोग को फ्रिज नहीं बनाना है ना, हमें बस मैकेनिज्म समझना है। तो कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या था? इज हीट एक्सट्रैक्टेड। मैकेनिज्म मतलब प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं कि किस प्रिंसिपल पे फ्रिज वर्क करता है ना। फ्रिज का कंस्ट्रक्शन नहीं देखना है हम लोग को। देखो यहाँ पे भावेश, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जो फ्रिज के अंदर आपने जैसे खाना रखा हुआ है उसको, ये कोल्ड रिजर्वायर उसको बोलोगे ना। वही कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ भाई कि उससे हीट खींचना है फ्रिज को, रेफ्रिजरेटर को। तो हीट खींचने के लिए वहां पे आपको इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू वर्क कराना पड़ता है ना। तो ये अंदर से खाने से Q2 हीट निकाला गया। Q2 हीट निकालने के लिए इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू आपने W वर्क कराया। तो जितना भी वर्क हुआ और जितना हीट निकला ये सब बाहर एटमॉस्फेयर में आ गया, Q1 ना। तो एनर्जी कंजर्वेशन से बोल सकते हो Q1 = Q2 + W। भावेश समझ आ रहा है? तो हम लोग यहाँ सोचते हैं कि भाई यूनिट वर्क डन के लिए मतलब कम से कम इलेक्ट्रिसिटी में ज्यादा से ज्यादा काम हो तो परफॉर्मेंस अच्छा होगा ना। जितना ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है मतलब उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही होगी। अबे कुल पांडा, जो अभी बोल रहा हूँ चुपचाप वो नोट करना। खींचता है मतलब अंदर वो टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन करता है ना, उससे खींचता है वो। तू अभी वो सब बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का ना, जो बोला जा रहा है वो नोट कर। हाँ, इसलिए रेफ्रिजरेटर का पीछे का पार्ट गर्म होता है ना। अब देखो यहाँ पर बीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? Q2/W। को क्या लिख सकते हैं? देखो यहां से क्या लिख सकते हैं? W को हम लोग यहां से लिख सकते हैं Q1 - Q2 ना। यहां तक नोट कर लो सभी। अभी ये ध्यान रखो कि फ्रिज का कंस्ट्रक्शन नहीं देखना है हमें कि फ्रिज में क्या क्या होता है, कौन सी चीज कैसे वर्क करेगी। अभी बस हमें उसका प्रिंसिपल समझना है ना। यहाँ जितनी चीजें सिलेबस में उतना ही हो जाए टाइमली वही बहुत है ना, हम लोग सिलेबस के बाहर जाके नहीं कर सकते। नहीं नहीं, जो सिलेबस में नहीं है ये पार्ट नहीं है सिलेबस में ना कि रेफ्रिजरेटर का कंस्ट्रक्शन क्या है। बस उसका प्रिंसिपल ही है। नोट होने के बाद बोल देना। हाँ, इंजीनियरिंग के टाइम आएगा, इंजीनियरिंग के टाइम आएगा। नहीं नहीं, अगला AC नहीं है भाई।
फ्रिज से ही काम चलाना पड़ेगा। हुआ है वो नोट यहाँ तक? ये तो कल्पेश ने बहुत ही डिफिकल्ट प्रॉब्लम पूछा। जेई का सिलेबस कहाँ से पता चलता है? कल्पेश गूगल पे जाओ और टाइप करो जेई सिलेबस, तो जेई की साइट खुल जाएगी। वहां साइट पे उनका सिलेबस मेंशन होगा ना, वो देख लेना। अब देखो यहाँ पर कार्नोट साइकिल, अगर ये गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलो देखो हम लोग क्या देख रहे थे। अब देखो अगर हमारा रेफ्रिजरेटर, एसी में अलग चीज होती है, एसी एडियाबेटिक प्रोसेस पे बेस्ड। हाँ मतलब कुछ ऐसा ही हो रहा होगा, वहां एडियाबेटिक प्रोसेस लग रहा होता है। रेफ्रिजरेटर टाइप ही होता है एक तरह से, वहां एयर खींच के ठंडा करके बाहर भेजते हैं उसको। तो अब देखो यहाँ पे, अगर रेफ्रिजरेटर कार्नोट साइकिल पे बेस्ड हुआ ना, रेफ्रिजरेटर अगर कार्नोट साइकिल पे बेस्ड हुआ और यहाँ पर, हेलो यार, ये स्पैमिंग नहीं करो यार, ज्यादा मैसेज टाइप नहीं करो। आवाज आ रही है? हाँ तो फिर डिस्टर्ब नहीं करो भाई। तो देखो अगर ये कार्नोट साइकिल पे बेस्ड हुआ, इफ रेफ्रिजरेटर तो हमें पता है वहां पे Q बाई टी कांस्टेंट होगा। मतलब जहां पे Q है वहां पे हम कांस्टेंट इंटू टी लिख सकते हैं ना। तो हम लोग बीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? C इंटू टी टू अपॉन में सी टी वन माइनस सी टी टू ना। तो ये कितना आ जाएगा? T2 ओवर T1 माइनस टी टू ना। जहाँ हीट है वहां पे हम टेम्परेचर यूज कर सकते हैं ना, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के लिए। जहां जहां पे हीट लिखा है वहां वहां पे आप टेम्परेचर यूज कर सकते हो। अब चलो इस पे एक प्रॉब्लम करते हैं। प्रॉब्लम देखो क्या है। सपोज 50 ग्राम वाटर एट रूम टेम्परेचर इज, लिखो जल्दी भाई।
अबे आराम से ही चल रहा हूँ अमन, तुम लोग आराम बहुत धीमे, बहुत ज्यादा ही आराम कर रहे हो। चलो अब देखो भाई, अभी बोल नहीं रहा था, लिख रहा था। देखो यहाँ पे क्या है, 27 है, 27। यहाँ पे देखो 50 ग्राम वाटर, रूम टेम्परेचर 27 डिग्री पे था, उसको हमने रेफ्रिजरेटर के अंदर रखा। रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रीजर के अंदर, फ्रीजर का टेम्परेचर -15 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो हमें बताना है कि कितना वर्क करना पड़ेगा रेफ्रिजरेटर को, वाटर को अगर रूम टेम्परेचर से 15 डिग्री का आइस बनाना है तो इसमें कितना वर्क करना पड़ेगा ये निकालना है। और सेकेंड पार्ट, उसका परफॉर्मेंस क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। हाँ ट्राई करो, ट्राई करो। हाँ, रेफ्रिजरेटर कार्नोट साइकिल पे बेस्ड है ना। ठीक है, चेक करते हैं ना। देखो यहाँ पर रेफ्रिजरेटर को क्या करना है, वाटर से हीट खींचना है ना। जो अंदर वाटर रखा गया उससे हीट खींचना है, और खींच करके बाहर एटमॉस्फेयर में फेंकना है।
बाहर का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कितना है, वो मान लो T1 है, और वाटर से हीट खींच करके फेंकना है। वाटर को कितने टेम्परेचर पे ले जाना है खींच करके ना, कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर कितना है, -15 डिग्री सेंटीग्रेड ना। तो -15 + 273, इस टेम्परेचर पे हीट खींचना है और बाहर फेंकना है। बाहर कितना हो जाएगा, 273 + 27। और इसके लिए कुछ इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू वर्क करना पड़ेगा। अब आप ये बताओ कि अगर हमारा वाटर 27 डिग्री सेंटीग्रेड का था और उसको खींच करके कितने टेम्परेचर पे पहुंचाना है, -15 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो उसके लिए कितनी हीट खींचनी है रेफ्रिजरेटर को। रेफ्रिजरेटर को हीट कितनी खींचनी पड़ेगी। पहले तो उसको 27 डिग्री के वाटर को 0 डिग्री का वाटर बनाना पड़ेगा, फिर 0 डिग्री का आइस, फिर -15 डिग्री का आइस। समझो ना, 3 काम करने पड़ेंगे। पहले MS∆T, एम एस कितना होता है वाटर के लिए, 1। MS∆T 27 से 0 ले जाना है ना, 27 से 0 ले जाएंगे, प्लस फेज चेंज कराएंगे। फेज चेंज में M × L, एल कितना होता है आइस के लिए, 80 ना, वो जो पीछे पड़ा हुआ है वही यूज करना है। फिर आइस का टेम्परेचर 0 से -15 ले जाना है, तो M आइस के लिए S.5 होता है ना, S∆T। तो ये टोटल सॉल्व करके ये सब ने, सबका यही आया है ना, 5725, ये देख लो सबका ये आया है। ना इतने कैलोरी, ये सब कैलोरी में है ना, क्योंकि स्पेसिफिक हीट, लैटेंट हीट, ये सब हमने कैलोरी पर ग्राम में डाला है ना। श्रेयस एक बार चेक करो, यही आया है ना। श्रेयस जल्दी चेक करके बताओ। प्रथम बोल रहा है तो सही होगा फिर। ठीक है, तो ये हमारा देखो आ गया ना Q2। अब साथ में हमें देखो ये पता है कि Q1/Q2 बराबर होंगे T1/T2 ना। हॉट वाला टेम्परेचर कितना है, 300 केल्विन ना, और कोल्ड वाला कितना है, 258। अब हमने Q2 निकाल लिया, तो यहां से Q1 आ जाएगा। Q1 इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं, 300/258 × Q2 ना। इसको दूसरे साइड ले जाएंगे तो Q1 आ जाएगा। Q1 देखो इससे कितना आ जा रहा है, करो कैलकुलेशन जल्दी, कैलकुलेट करके बताओ ये कितना आ जाएगा। ये 258 लिखा है यहाँ पर ना, 258। T1/T2 की वैल्यू डाली है ना, तो 6656.97। तो ये हमारा Q2 आ गया ना। अब Q1 Q2 आ गया, तो आप समझ सकते हो कि वर्क डन कितना करना पड़ा होगा। हमें पता है कि Q1 बराबर होगा W + Q2, तो वर्क डन कितना करना पड़ा होगा, Q1 - Q2, तो इनका डिफरेंस ले लो। अभी बताओ आवाज सही आ रही है क्या।
धीमे आ रही है, अभी सही हुआ क्या? ठीक है, फिर अभी यही वाला यूज कर रहे हैं। तो अब ये डिफरेंस देख लो कितना आ रहा है, 931 आ रहा है ना, 931 कैलोरी। ठीक है बच्चों। और परफॉर्मेंस निकालना है तो बीटा इक्वल टू क्या लिखोगे? नहीं, कल पे रीचेक के लिए भी कैलकुलेटर यूज नहीं करो। हाँ, क्यू बाई डब्ल्यू कर दो, या टेम्परेचर पता है तो क्यू T2 अपॉन में T1 माइनस T2 कर दो। T2 हमारा 258 है, ये 300 माइनस 258 है। तो इसको अब देख लो कितना आ जा रहा है। तो ये हमारा कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हो जाएगा। नहीं अलाउड है श्रेयस, कहाँ से तुम्हें पता चल गया? कोई ऐसा ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा था ऐसा, या मैं भी एक डाल दूं वेबसाइट बना के कि कैलकुलेटर अलाउड है तो मान लेगा? पता नहीं, ये इसने खुद ही बना के डाला हो, या तो कोई जेई की ऑफिशियल वेबसाइट पे तो ऐसा नहीं आया है ना। उन्होंने बोला है कि लास्ट ईयर उन्होंने कैलकुलेटर यूज किया था? पांडा बता, उन्होंने बोला है ऐसा? ठीक है, मैं एक बार क्रॉस चेक करता हूँ, और अगर सही निकला है तो तेरा 150 वाला फाइन माफ हो जाएगा, और अगर गलत निकला है तो 500 का फाइन लगेगा। नहीं, 500 ठीक है, 500 के बाद पांडा सही हो जाएगा। तो यार माइक में मेरी गलती नहीं है यार, अब माइक खराब गड़बड़ हो गया तो मैं क्या करूं? तो बच्चों अब देखो इसमें, हमें अब देखो जो लास्ट टॉपिक इसमें रह गया, तो हम लोग अब नेक्स्ट देख रहे हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बच्चों टाइम वेस्ट नहीं करो, अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फाइनली पीयूष, खुश हो जा भाई, स्टार्ट हो रहा है अब सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ में देखो हम दो स्टेटमेंट पढ़ेंगे, इसमें दो स्टेटमेंट होंगे। एक होगा केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट है ना। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो केल्विन और प्लैंक ने दिया था, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट हीट इंजन के लिए है ना, ये स्टेटमेंट हीट इंजन के लिए दिया हुआ है। नहीं, फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला गया है कि कोई भी इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। अबे कल्पेश, ये तो अपने ग्रेविटी के स्टूडेंट है ना यार, तुझे ये भी नहीं पता? केल्विन प्लैंक, अरे यार। तो फालतू की बातें क्यों कर रहा है कल्पेश तू? केल्विन प्लैंक जब फिजिक्स में नाम आ रहा है तो साइंटिस्ट ही होंगे ना यार।
और क्या होंगे? तू फालतू की बातें करेगा तो मैं तेरे से भी ज्यादा करने लग जाऊंगा। चलो देखो अब, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या है कि नो इंजन कैन हैव 100% एफिशिएंसी। हाँ, उन्होंने ये बताया कि कोई भी इंजन की 100% एफिशिएंसी हो ही नहीं सकती ना, ये लॉ है। क्योंकि जब भी कोई इंजन वर्क करेगा तो कुछ ना कुछ तो वहां पे हीट का लॉस होना ही होना है ना। जहां पे भी इंजन वर्क कर रहा होगा, जब वो हीट लेगा तो कुछ ना कुछ सराउंडिंग को लॉस करेगा ही करेगा। इतनी जल्दी पांडा तू पलट जाता है? तूने देखो अभी सबके सामने बोला है कि मैंने लास्ट ईयर के बच्चों से पूछा था, और इसने फिर से इसके लिए नेट पे चेक किया है। अब पांडा तू बच नहीं सकता। अपनी बात को देखो सही बोलने के लिए इसने तुरंत गलत भी बोल दिया कि हाँ पूछा था मैंने। ये आकाश को मेरे को फाइन लेना है या नहीं, ये भी ये पता नहीं है। आकाश पे भी 100 रुपए का फाइन लगता है ऐसी बकवास बातें करने के लिए, कि फाइन लेते हैं या नहीं। अब आकाश से मैं लूंगा तब समझ आएगा आकाश को कि मैं लेता हूँ या नहीं। ये भी तुम लास्ट ईयर के बच्चों से एक बार पूछ लो कि ऐसा होता है या नहीं। पांडा एक बार लास्ट ईयर के बच्चों से पूछ लो। आकाश का भी 100 ऐड कर लेना ना, आकाश को बस पता लगाना है कि आप फाइन देना पड़ता है या नहीं। हाँ ठीक है, मेरे से शुरू होगा, जो मेरे पे लगा होगा मैं भी पे करूंगा। नहीं नहीं श्रेयस कर लेना, आकाश का जोर से करना। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट सबको क्लियर है? देखो ये फर्स्ट स्टेटमेंट का प्रूव, ये जो है प्रूव नहीं कुछ हमें देखना है, क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा एंट्रोपी वगैरह हमें देखना पड़ेगा, और एंट्रोपी अपने नहीं सिलेबस में है। फिर भी अगर किसी को चाहिए ये सब का प्रूफ तो मेरे से अलग से डाउट डिस्कशन में डिस्कस कर लेना ना। क्लास में टाइम कम रहता है, तो जो आउट ऑफ सिलेबस चीजें हैं वो डिस्कस नहीं कर सकते ना। तो ये आपको याद रखना है। अगर किसी को प्रूफ चाहिए तो मुझे अलग से डाउट डिस्कशन के टाइम पूछ लेना। नहीं ना बेटा, वो सब एंट्रोपी वगैरह यूज करना पड़ेगा, एंट्रोपी नहीं है अपने सिलेबस में। आप अलग से आओ ना, डाउट डिस्कशन में पूछ लो ना। अब देखो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं सेकंड स्टेटमेंट। भावेश, लोगों को थोड़ा सा वो करना था कि पहले W/Q1 डिफाइन किया, तो अगली बार उल्टा करके डिफाइन करते हैं। ऐसे मजे करने थे थोड़े, तो इस हिसाब से बना दिया गया है। अबे भावेश, बताया तो था मैंने क्यों बनाया है। यहाँ पे देख क्यों बनाया गया था। देख रेफ्रिजरेटर क्या करता है, हीट निकालने के लिए वर्क करता है, उस पे वर्क करना पड़ता है ना। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस कैसे डिफाइन है कि कम, ज्यादा से ज्यादा हीट निकालना है और कम से कम वर्क करना है। तो यहाँ एफिशिएंसी की बात नहीं हो रही है ना, क्योंकि पर यूनिट वर्क कितना हीट निकल रहा है ये हमें निकाल देखना है। यहाँ समझ रहा है ना, हीट निकालने के लिए वर्क करना है, तो कम से कम वर्क में ज्यादा से ज्यादा हीट निकलेगी, ये हमें बताएगा कि कितना अच्छा रेफ्रिजरेटर है। तो इसलिए ऐसे डिफाइन किया गया है। तो अब देखो सेकेंड स्टेटमेंट है जिसको हम लोग क्लासियस स्टेटमेंट बोलते हैं।
क्लॉसियस स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट है ये रेफ्रिजरेटर के लिए है ना। ये स्टेटमेंट क्या बोलता है कि जैसे रेफ्रिजरेटर में क्या होता है कि रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, अंदर से बाहर को हीट भेजा जा रहा है ना, कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ हीट को ट्रांसफर किया जा रहा है, तो उसके लिए वहां पे वर्क करना पड़ रहा है। तो सेकेंड स्टेटमेंट क्लासियस का स्टेटमेंट यही है कि बिना वर्क किए आप कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ, मतलब लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ हीट को फ्लो नहीं करा सकते। हीट खुद से किधर फ्लो करता है, हाई से लो, और यहाँ उल्टा हो रहा है ना। समझ आ रहा है बच्चों, हीट खुद से हाई से लो फ्लो करता है, तो अगर हमें उल्टा कराना है, लो से हाई फ्लो कराना है, तो वहां हमें अलग से वर्क करना ही पड़ेगा ना, बिना वर्क किए ऐसा हो ही नहीं सकता ना। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर विदाउट एक्सटर्नल वर्क डन। हाँ, स्पॉन्टेनियस नहीं है, एक्सटर्नल वर्क लगा के करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सेकेंड लॉ में यही दो चीजें हैं, एक इंजन के लिए, एक रेफ्रिजरेटर के लिए। इंजन के लिए यही है कि कोई भी इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती ना, ये कैल्विन प्लैंक की स्टेटमेंट है। एक्सटर्नल वर्क मतलब जैसे इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम लोग वहां एनर्जी भेज के वर्क कराते हैं ना। और रेफ्रिजरेटर के लिए कि बिना एक्सटर्नल वर्क के हम कभी भी लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो नहीं करा सकते। ठीक है, सेकेंड लॉ में हमें इतना ही देखना था ना, कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट देखना था और क्लासियस स्टेटमेंट देखना था। भूतड़ा अच्छा लगा सेकेंड लॉ? हाँ, वो भी बताऊंगा, अभी बताऊंगा वो भी। हाँ, अब लेसन खत्म हो गया, एक दो छोटे छोटे पॉइंट अब रह गए हैं, वो कवर करना था ना। नहीं, थर्ड लॉ नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज और हम लोग ध्यान रखेंगे। नहीं नहीं, इसमें देखो एक चीज और आपको ध्यान रखना है, जिसको हम लोग कार्नोट थ्योरम बोलते हैं ना। इसका भी प्रूफ नहीं है, बस आपको याद रखना है ना कि जो भी इंजन होगा, अगर हम उसकी एफिशिएंसी निकालें तो मैक्सिमम एफिशिएंसी उन्हीं इंजन की पॉसिबल है जो कार्नोट साइकिल पे बेस्ड होंगे ना। मैक्सिमम एफिशिएंसी कार्नोट साइकिल पे बेस्ड इंजन के लिए ही मिलती है ना। ये कार्नोट थ्योरम है, ये आपको याद रखना है।
तो ये पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं कि मैक्सिमम एफिशिएंसी फॉर अ हीट इंजन is possible if it is based on Carnot cycle। ना कार्नोट साइकिल के अलावा बाकी साइक्लिक प्रोसेस की एफिशिएंसी इससे कम ही आएगी ना। ठीक है, सबसे ज्यादा एफिशिएंसी कार्नोट साइकिल पे बेस्ड इंजन की होती है। ठीक है बच्चों, श्रेयस बोला ना ये सब के अगर आपको डिस्कशन करने हैं डाउट्स तो वो डाउट के टाइम पूछ लो ना, इनके लिए थोड़ा सा वो चाहिए, एंट्रोपी का यूज करके बताना पड़ेगा, और एंट्रोपी नहीं है सिलेबस में ना, तो वो अलग से ही बता सकता हूँ। डाउट के टाइम कभी भी आओ ना, डाउट पूछना हो तब बता दूंगा। यार वो सब तो ठीक है, लेकिन वो सब डिस्कशन का पार्ट नहीं है ना अपने सिलेबस का, तो क्लास का टाइम नहीं वेस्ट कर सकता। तो अब देखो नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं, दो पॉइंट अपने रह गए हैं, एक तो थर्मल एक्सपेंशन का रीजन, और दूसरा सीपीसीवी मिक्सचर के लिए सीपीसीवी गामा डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू निकालना। तो ये हम लोग करते हैं। मान लो हमने अबे कल्पेश, महाराष्ट्र में केस बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अभी तो भूल जाओ ऑफलाइन, अभी तो पता नहीं क्या होगा, गवर्नमेंट कुछ अलाउ नहीं करने वाली। हाँ हाँ, घर पे आ जाओ, घर पे तो मोस्ट वेलकम हो तुम लोग, आ जाओ। चलो देखो इधर, अब देखो हम लोग मिक्सचर के लिए हम लोग अब देखने जा रहे हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना, सीपी सीवी ये सब निकालना ना। सपोज हमारे पास सपोज हमारे पास एड्रेस, यार मुझे याद नहीं है, मैं इधर नया नया शिफ्ट हुआ हूँ ना, एक ही साल हुए हैं, तो मेरे को अभी तक एड्रेस समझ नहीं आया क्या है इसका। चलो देखो बच्चों इधर, हाँ सपोज हमने एक कंटेनर में N1 मोल्स लिए T1 टेम्परेचर पे, और N2 मोल्स लिए T2 टेम्परेचर पे, दो अलग अलग गैस लिए हैं, और F1 F2 वहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम है। F1 F2 उनके डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो जब ये मिक्सचर में का हम कंबाइन का देखेंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, ये शायद मैंने निकलवाया भी था तुम लोग को, टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर ये तो करवा दिया था ना, एफ ऑफ मिक्सचर और टी ऑफ मिक्सचर निकलवाना। ठीक है, तो अब हमें निकालना है कि इसका सीपी कितना होगा मिक्सचर का, और सीवी कितना होगा मिक्सचर का, गामा कितना होगा मिक्सचर का। अबे क्या नहीं समझा था भाई चवन। एफ ऑफ मिक्सचर देखो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। मान लो तुम्हारे पास एक दो मॉलिक्यूल है मोनो एटॉमिक और तीन मॉलिक्यूल है डायटोमिक ना। इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होते हैं, इसके 5 होते हैं। तो टोटल कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है मोनो एटॉमिक के लिए, कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम हुए, एक के लिए 3 है और 2 है, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हुए आपके पास, 6 ना। एक मोनो एटॉमिक गैस के लिए 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, तो दोनों का मिला के 6 हुए।
और डायटोमिक के लिए एक के लिए 5 होते हैं, तो 3 मॉलिक्यूल है तो टोटल 15 हुए। अब अगर आपको एवरेज चाहिए तो आप बोलोगे 15 और 6 टोटल आपके पास कितने हैं, सॉरी 15 6 टोटल आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गए हैं 21। और ये कितने मॉलिक्यूल के लिए है, 8 मॉलिक्यूल, सॉरी 3 और 2 5 मॉलिक्यूल के लिए है ना। तो एक मॉलिक्यूल का एवरेज कितना बोलोगे, बाई 5 कर दोगे ना, ये एवरेज निकाल रहे हैं। तो आपने देखो क्या किया यहाँ पे, यहाँ 3 into 5 किया है और वहां 2 into 3 किया है, अपॉन में 2 + 3 + 2 किया है ना। ये क्या है, N1F1 + N2F2 अपॉन N1 + N2। समझ आ रहा है चमन, कुछ समझ आया? हमने एक तरह से एवरेज डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाला है ना, कि टोटल इतने डिग्री ऑफ फ्रीडम है और इतने मॉलिक्यूल हैं, तो एक को कितना दे सकते हैं। तो हमारे पास एफ ऑफ मिक्सचर का तो फॉर्मूला है ना, एफ ऑफ मिक्सचर का फॉर्मूला है N1F1 + N2F2 अपॉन N1 + N2। टी ऑफ मिक्सचर का भी फॉर्मूला हम लोगों ने देख लिया था कि अगर कहीं पे भी हीट का लॉस नहीं हुआ है ना, इन दोनों को मिक्स करने में कहीं पे भी हीट का लॉस नहीं हुआ है ना, वो आपस में मिक्स हुए हैं केवल, कंटेनर का वॉल वगैरह कुछ ऐसा वर्क डन में हीट नहीं गया है। तो वहां पे क्या आया था, N1F1T1 + N2F2T2 अपॉन में N1F1 + N2F2। ये सब फॉर्मूले की कॉपी में लिख के रखना, फॉर्मूले ना टाइम टू टाइम इनको रिवाइज करना पड़ेगा। और अगर F1 F2 इक्वल है तो N1T1 + N2T2 अपॉन N1 + N2। टी कांस्टेंट नहीं माना है भाई, ये आपस में मिक्स हो रहा है ना, टी कांस्टेंट नहीं है यहाँ पर। अलग अलग टेम्परेचर पे गैसेस को मिक्स किया गया है, तो कुछ नया टेम्परेचर आ जाएगा। नहीं 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 नहीं, ये वाले में तो कोई ऐसा नहीं है ना, इसमें कहाँ हमने एनर्जी यूज की है, हमने यहाँ तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात की ना, कि एक के पास 6 थे एक के पास 15 थे, तो टोटल इतने डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो एक मॉलिक्यूल को कितना देंगे। इसमें कहाँ टेम्परेचर की बात हुई है, एनर्जी की बात हुई है। श्रेयस, डाउट्स जबरदस्ती में मत क्रिएट करो, कुछ ऐसा मैं बोल ही नहीं रहा हूँ ना। मैं तो सिंपल ये बोल रहा हूँ, डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाले, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाले और एक को दे दिया कितने होंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं ना टेम्परेचर कांस्टेंट, ये फॉर्मूला तो हमेशा वैलिड है मिक्सचर के लिए। टेम्परेचर तो बताता है कि कितना फास्ट या स्लो चलेगा, वो अलग चीज है। अबे यार श्रेयस, फिर से देख, मान ले मेरे पास दो लोग हैं, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग चल सकता है, जिसके पास एक ये रास्ता है, इधर जा सकता है, इधर ये जा सकता है। एक दूसरा पर्सन है, उसके पास 3 रास्ते हैं जाने के लिए। तो पूछा जाए दोनों का मिलाकर के एवरेज कितने रास्ते हुए एक के लिए, एवरेज यहाँ पे कितने रास्ते हैं एक पर्सन को जाने के लिए, तो मैं क्या बोलूंगा, टोटल 2 + 3 5 टोटल रास्ते थे और दो लोगों में थे, तो एक के लिए एवरेज कितना बोलूंगा, 2.5 रास्ते। अब उसमें ये रास्तों पे फास्ट जाएगा वो स्लो जाएगा, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, वो इन रास्तों पे तेज दौड़ के जाएगा या स्लो जाएगा, वो अलग चीज है। बट रास्ते कितने हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, फ्री वे कितने हैं उसके पास एनर्जी रखने के, अभी हम लोग उसकी बात कर रहे हैं ना। टेम्परेचर बताएगा कि ज्यादा एनर्जी है या कम एनर्जी है।
क्या बात है, फील आ गया अभी। अब देखो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं सीपी सीवी निकालना ना। देखो सीवी निकालना तो आसान है। सीवी के लिए आप देखो क्या करोगे, सीवी ऑफ मिक्सचर, हाँ, एफ आर बाई टू लगा दोगे और एफ ऑफ मिक्सचर यूज करोगे तो सीवी आ जाएगा ना। अब यहाँ पे एफ ऑफ मिक्सचर की वैल्यू डाल दो, वो कितनी है, एन वन एफ वन प्लस एन टू एफ टू अपॉन एन वन प्लस एन टू इंटू आर बाई टू। अब इसमें हम देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, आर बाई टू को अगर हम अंदर ले जाएं तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं एन वन एफ वन आर बाई टू प्लस एन टू एफ टू आर बाई टू अपॉन में एन वन प्लस एन टू। ये समझ आया, हम लोग इसको आर बाई टू को अंदर ले जाएंगे और एक बार एफ वन एक बार एफ टू में मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। अब इसको देखो हम क्या बोल सकते हैं, एफ वन आर बाई टू को आप क्या बोलोगे, एफ आर बाई टू क्या होता है उसका सीवी। तो अगर पहली गैस के लिए एफ वन आर बाई टू लिख रहे हैं तो वो उसका सीवी हो जाएगा ना। तो इसको हम लिख सकते हैं एन वन सी वी वन प्लस एन टू सी वी टू अपॉन में एन वन प्लस एन टू ना। तो ये हमें सीवी ऑफ मिक्सचर का फॉर्मूला हो गया। जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला है वैसे ही सीवी का भी फॉर्मूला है। ठीक है बच्चों, नोट कर लो इसको। नोट करो। हाँ ऐसे ही हम लोग सीपी का भी निकालेंगे। हाँ इसमें रख के निकाल लेंगे। अलग से ये पहले नोट करो भावेश। ये तो नोट हो गया होगा ना, क्वेश्चन तो नोट हो गया होगा। हो गया नोट। अब ऐसे ही हम लोग देखो सीपी निकालेंगे। हमें पता है सीपी ऑफ मिक्सचर माइनस सीवी ऑफ मिक्सचर
इक्वल टू आर आएगा ना, ये हर गैस के लिए वैलिड है। तो यहां से हम लोग सीपी ऑफ मिक्सचर बोल सकते हैं आर प्लस सीवी ऑफ मिक्सचर। अब यहाँ पे सबकी वैल्यू डाल दो, आर प्लस सीवी, सीवी के लिए डालेंगे N1 CV1 N2 CV2 अपॉन में N1 प्लस N2। फिर एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लोगे तो आ जाएगा N1R प्लस N2R प्लस N1 CV1 प्लस N2 CV2 अपॉन में N1 प्लस N2। तो अब N1 वाले टर्म एक साइड कर लो, 1 वाले, और 2 वाले टर्म एक साइड कर लो, तो आ जाएगा N1 कॉमन होकर के R प्लस CV1 प्लस N2 कॉमन होगा R प्लस CV2 अपॉन में N1 प्लस N2। तो N1 ये R प्लस CV को क्या लिखोगे, CP लिखोगे ना, तो ये CP1 हो जाएगा, ये CP2 हो जाएगा अपॉन में N1 प्लस N2। तो ये हमें सीपी ऑफ मिक्सचर आ गया। ठीक है बच्चों, नोट कर लो इसको। अब देखो यहाँ पे एक चीज अब ये ध्यान रखनी है कि गामा ऑफ मिक्सचर के लिए हमें देखो क्या लगता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए भी आ गया फॉर्मूला N1 F1 प्लस N2 F2 अपॉन N1 प्लस N2। सीवी के लिए भी आ गया, सीपी के लिए भी आ गया, तो गामा के लिए भी आ जाएगा। बट गामा के लिए ऐसा नहीं आता ना, गामा के लिए ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला नहीं होता ना। अक्सर हम ये गलती करते हैं ना कि सबका आ जाता है तो इस पे भी यही लगा देते हैं। तो उसका देख लेते हैं ना क्या फॉर्मूला आएगा। गामा का डिराइव कर रहा हूँ ना। गामा के लिए देखो हमारे पास ये फॉर्मूला है ना, 1 + 2/f होता है ना। तो यहाँ पे जब हम f मिक्सचर का डालेंगे तो गामा भी मिक्सचर का आएगा ना, ये तो बेसिक फॉर्मूला है। लैग आ गया क्या? ठीक है, तो गामा ऑफ मिक्सचर क्या होगा, 1 + 2/f ऑफ मिक्सचर ना, ये बेसिक फॉर्मूला है ना, ये हर टाइम लगा सकते हो आप। कोई भी गैस का f पता है तो उस गैस का गामा निकाल सकते हैं। तो अब देखो इससे ये क्या आ जाएगा, सलोनी देखो जब हम लोग गामा का फॉर्मूला निकाल रहे हैं तो गामा 1 गामा 2 के टर्म में निकालना चाह रहे हैं ना। तो हम देखो इसको क्या लिख देंगे, 1 + 2 एफ ऑफ मिक्सचर को लिख देंगे। इसको 1 को पहले दूसरे साइड लेके जाते हैं ना। क्या, 1 मिनट यहाँ पे लिख ही देते हैं ना, एफ N1 F1 प्लस N2 F2 अपॉन में N1 प्लस N2। नहीं, ये ऐसे आ जाएगा। हाँ, उससे तो कर ही सकते हैं ना, सीपी मिक्स अपॉन सीवी मिक्स से कर सकते हैं। और एक गामा के टर्म में निकालना चाह रहे हैं ना, गामा 1 गामा 2 पता है तो गामा ऑफ मिक्सचर कितना होगा। तो ये आ जाएगा 1 + 2 N1 प्लस N2 अपॉन में
N1 F1 प्लस N। हाँ हाँ, निकाल सकते हैं, कई तरीके से निकाल सकते हैं। क्या हुआ, अभी भी दिक्कत हो गई? अरे यार, अब तो माइक चेंज कर दिया था। यार टैब में ही प्रॉब्लम है फिर तो। तो अब देखो, इसको हम लोग अब क्या लिख सकते हैं? यार अब इस पे थोड़ा सोचो ना, इसको कैसे हम लोग उसमें चेंज करें। गामा 1 और गामा 2 के टर्म में चेंज करना है। देखो यहाँ पे हम लोग, एक मिनट रुको ना, मैं जरा इसको सॉल्व कर देता हूँ फिर समझाता हूँ ना। भावेश वो तो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन अभी अपन को गामा 1 और गामा 2 के टर्म में फॉर्मूला लाना है ना, इसलिए कर रहे हैं। देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस 1 को दूसरे साइड कर देते हैं ना, इस 1 को। तो आ जाएगा गामा ऑफ मिक्सचर -1 इक्वल टू 2 N1 + N2 अपॉन में N1। देखो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? पांडा जल्दीबाजी मत कर भाई, देखना। गामा 1 को देखो हम ऐसे लिखते हैं ना, तो यहाँ से 1 को दूसरे साइड करेंगे तो ये आ जाएगा। और यहाँ से फिर हम F1 की वैल्यू ये लिख सकते हैं ना। ठीक है। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, F1 की जगह लिखेंगे तो 2/गामा 1 - 1 प्लस N2, 2/गामा 2 - 1। तो 2 हर जगह से कॉमन होके कट जाएगा। N1 N2 को हम लोग दूसरे साइड कर देते हैं ना, N1 N2 को दूसरे साइड करेंगे तो ये आ जाएगा गामा ऑफ मिक्सचर -1 अपॉन में N1 + N2 इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन में N1 गामा 1 - 1 प्लस N2 अपॉन गामा 2 - 1। तो इसको रिवर्स करके हम लोग लिख सकते हैं N1 + N2 अपॉन में गामा ऑफ मिक्सचर -1 बराबर होगा N1/गामा 1 - 1 प्लस N2/गामा 2 - 1 ना। तो ऐसा कुछ रिलेशन आ रहा है गामा 1 गामा 2 के टर्म में ना। अगर कभी गामा 1 गामा 2 दिया है, हालांकि ये सब यूज करने के हिसाब से नहीं है, कभी फॉर्मूला आ जाए तभी बताना है ना, अदरवाइज आप जो बेसिक फॉर्मूले पता है, एफ ऑफ मिक्सचर निकालो। हाँ, याद नहीं रखना है, बट एक बार आइडिया होना चाहिए कि ऐसा कुछ रिलेशन होता है ना, कई बार ये डायरेक्ट रिलेशन पूछे जाते हैं। निकालने के लिए तो बेस्ट तरीका वही है कि एफ ऑफ मिक्सचर निकालो, और फिर वहां से गामा ऑफ मिक्सचर निकालो, इस फॉर्मूले से ना, इस वाले फॉर्मूले से ना गामा ऑफ मिक्सचर निकालो। ये देख रहे हो ना, यहाँ पे कलर में मैंने किया है। नोट कर लो इसको ना। अब नेक्स्ट हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, एक और छोटा सा पॉइंट रह गया है, फ्री एक्सपेंशन। अब फ्री एक्सपेंशन देखेंगे, फिर रीजन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन देखेंगे। यार इसमें ब्लैक वाले स्क्रीन में दिक्कत है ना, ज्यादा कोई ऑप्शन नहीं है।
ये वाइट ही कलर है नहीं तो फिर। हाँ ये सही सजेशन है कि पेन को मोटा कर दिया जाए। हाँ अब सही हाइलाइटर वाला काम हो रहा है। हो गया अपना हाइलाइटर का काम अब तो। रजत के डिमांड पे ग्रीन मार्क हाइलाइटर भी देख लेते हैं। अच्छा लगा रजत? क्या बात है, अब तो समझाने में आसानी होगी। ठीक है, ये जल्दी नोट करो, फिर हम लोग अब नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, फ्री एक्सपेंशन। रेनबो भी ट्राई कर लेते हैं। चलो देखो, अब ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, फ्री एक्सपेंशन। बस खत्म ही है यार प्रथम। छोटे छोटे एक दो पॉइंट रह गए, बस वो करा रहा हूँ। वो सब प्रॉपर्टी जो मैटर में पढ़ाऊंगा ध्रुविल ना, थर्मल स्ट्रेस वगैरह। ये देखो यहाँ पे क्या है, कोई कंटेनर हमने लिया हुआ है, इसमें एक साइड में गैस भरी हुई है ना, एक साइड में गैस है और दूसरे साइड में वैक्यूम है। अच्छा अच्छा, ओके। तो अबे यार, मोटे पेन से लिखूं? ये मोटे लोगों को मोटा चीज बहुत पसंद आता है। देखो इधर, तो यहाँ पर हमने यहाँ पे एक पिस्टन लगाया हुआ है और एक साइड में गैस भर दी है ना। ये पिस्टन है ना। अब देखो यहाँ पर, अगर, अब देखो यहाँ पे वैक्यूम है ना, इस साइड में वैक्यूम है ना, इधर के साइड में वैक्यूम है। अब अगर अचानक से ये पिस्टन कोई तरह से आप हटा देते हो, अगर आप इस पिस्टन को अचानक से हटा देते हो तो क्या होगा? ये गैस सब इधर को भागेगी ना, वैक्यूम के साइड में भागेगी।
तो जब वो वैक्यूम के साइड में भागेगी तो गैस को कोई वर्क करना पड़ेगा, गैस को कोई वर्क करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा ना, क्योंकि कोई सामने है नहीं जिसके अगेंस्ट में उसे वर्क करना है। जब सामने कोई है नहीं तो उसको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा ना। जैसे देखो ग्रेविटी में आप जैसे कोई ब्लॉक को लेते हो और उसको मान लो अपने हैंड से पकड़ रखा है ना, ये आपका हैंड है, ये फिंगर्स है, हैंड बना हुआ है, आप इसको ऊपर ले जा रहे हो। अगर नीचे से ग्रेविटी हटा दिया जाए, अगर ग्रेविटी को जीरो कर दें, अगर ग्रेविटी को हम जीरो कर दें तो आपको इसको ऊपर ले जाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा ना, ग्रेविटी है इसीलिए आपको वर्क करना पड़ रहा है। मतलब जब आपके अपोजिशन में कोई फोर्स होगा ना, जब आपके अपोजिशन में कोई फोर्स होगा तभी आपको चलाने में वर्क करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, पंडा लग रहा है दिल पे ले लिया इसने। तो यहाँ पे भी देखो क्या है, यहाँ पे वैक्यूम है ना, जब वैक्यूम है तो यहाँ पे गैस जब आ रही होगी तो कोई सामने है नहीं जो रोकेगा, जब कोई रोकेगा नहीं तो इसको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर वर्क डन बाई गैस क्या आएगा, जीरो आएगा। वर्क डन बाई गैस जीरो हो रहा होगा ना, अगर गैस को वर्क करना नहीं पड़ रहा है तो Q इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू ना। और यहाँ पे कोई हीट भी सप्लाई नहीं हो रहा है ना, ये वॉल सब इंसुलेटिंग है, कोई हीट सप्लाई नहीं हो रहा है ना। एक्सपेंशन में जैसे हटाओगे तेजी से गैस फैलती है ना, तो हीट एक्सचेंज को टाइम भी नहीं मिलेगा। और वॉल भी इंसुलेटिंग अभी रखे गए हैं समझने के लिए, तो ये जीरो है, ये भी जीरो है, तो डेल्टा यू भी क्या आएगा वहां पे, जीरो आएगा ना। इसका मतलब क्या हुआ, अगर डेल्टा यू चेंज नहीं हो रहा है तो टेम्परेचर में भी चेंज जीरो आएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि फ्री एक्सपेंशन इज अ आइसोथर्मल प्रोसेस, इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर सेम रहेगा। अबे पांडा ये समझा रहा हूं ना, एक हाथ पे ब्लॉक रख और उसको ऊपर ले जा, अगर नीचे ग्रेविटी ना हो तो तुझे कोई वर्क करना पड़ेगा ऊपर ले जाने में। जब तक अपोज करने वाला कोई फोर्स नहीं होगा तब तक कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे भी यही है ना, यहाँ अपोज करने वाला कोई फोर्स ही नहीं है ना, यहाँ पे कोई गैस है ही नहीं है जो उसको रोकेगी गैस को आने से। तो ये सारी गैस फ्रीली आती जाएगी ना, तो यहाँ पे उसको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। ना तो वर्क नहीं करना पड़ा है और हीट सप्लाई नहीं हुआ है ना, एक्सपेंशन बहुत फास्ट होगा ना, तो कोई हीट एक्सचेंज को टाइम भी नहीं मिलेगा, तो वहां डेल्टा यू जीरो होगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि फ्री एक्सपेंशन इज अ आइसोथर्मल प्रोसेस, फ्री एक्सपेंशन इज अ आइसोथर्मल। आइसोथर्मल नहीं बोलते, बस इतना ध्यान रखते हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट होगा ना आइसोथर्मल में, फिर आइसोथर्मल वाले फॉर्मूले नहीं लगा देना ना, ये ध्यान रखना है कि फ्री एक्सपेंशन में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है ना। इन फ्री एक्सपेंशन टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट। तो आपको अगर मान लो इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम पता था और फाइनल कंटेनर का कितना वॉल्यूम है वो देख करके फाइनल वॉल्यूम आ जाएगा ना। फाइनल वॉल्यूम अगर आप निकाल लेते हो ना दोनों का मिला करके पूरा फाइनल वॉल्यूम, तो फाइनल प्रेशर आप निकाल सकते हो P1 V1 इजकल टू P2 V2 लगा करके। समझ आ रहा है बच्चों। फ्री एक्सपेंशन में आप टेम्परेचर कांस्टेंट रख करके सॉल्व करोगे ना जो भी निकालना होगा उसके लिए। अब हम लोग लास्ट
पॉइंट देख लेते हैं, रीजन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। ये नोट कर लो, फिर थर्मल एक्सपेंशन का रीजन देखते हैं। जो पहला चैप्टर पढ़ा था हीट एंड थर्मो का, पहला चैप्टर कैलोरीमेट्री एंड थर्मल एक्सपेंशन, तो थर्मल एक्सपेंशन का रीजन कराना रह गया था। हाँ वही, वैसा ही कुछ रीजन है, अभी देखते हैं। पार्टिकल तो वर्क करेगा ना। नहीं, पार्टिकल नहीं वर्क करेगा ना। अगर देखो कोई पार्टिकल को आप ऐसे जाने दे रहे हो, लेकिन कोई रोकने वाला फोर्स नहीं है, तो ये वर्क क्यों करेगा? अगर हमने एक वॉल स्मूथ सरफेस पे एक पार्टिकल को चला दिया, तो केवल ये चल रहा है, तो क्या वर्क करेगा? जब तक कोई रोकने के लिए फ्रिक्शन वगैरह नहीं होगा, तब तक इसको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा ना। तो वहां पे भी वैसा ही है ना, फ्री एक्सपेंशन में कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है बच्चों, फिर अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं, रीजन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। देखो थर्मल एक्सपेंशन का रीजन थोड़ा सा शुरू में लगेगा कि बहुत ज्यादा हो रहा है, बट ध्यान से सुनते रहो, बाद में समझ आ जाएगा ना। अबे ठीक है भाई, बहुत किया है, वो बहुत मोटा हो गया है। लैग आ रहा है अभी भी? अभी सही हुआ क्या? यार तुम लोग वो माइक पे ही देखो ना, स्पीकर ऑन करके। स्पीकर ऑन कर लो भाई। हाँ तब आता है, लेकिन उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी ना। चलो अब देखो इधर, अभी सही हो गया है क्या? अभी पढ़ाऊं? आज खत्म कर लेने दो यार, अब आज नहीं होना चाहिए कि आज भी रह गया थोड़ा।
अबे घर पे नहीं तो रूम में अकेले अकेले पढ़ाई करो ना यार, सबको थोड़ी पढ़ाओगे वो। अलग रूम में जाके पढ़ो ना यार, डोर बंद कर लो। ये पांडा पीसी वगैरह रखा हुआ है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या करता है, बोलता है दिखता नहीं है। चलो अब देखो ये थर्मल एक्सपेंशन का रीजन हम देखो समझ रहे हैं। हमने देखो ये देखा था कि कोई भी सॉलिड बॉडी लेते हैं, और अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो क्या होता है, एक्सपैंड हो जाता है ना। कोई भी दो मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस जो होगी वो बढ़ जाएगी ना, यहाँ से यहाँ होगी तो हर एक मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस बढ़ चुकी होगी। ये अगर पहले डी था तो बाद में डी डैश हो गया, बढ़ गया। तो इसको देखो आप कैसे समझ सकते हो। उसके लिए आपको देखो पहले तो कुछ पॉइंट समझने पड़ेंगे। जैसे हर एक सॉलिड में जो भी पॉइंट है, जो भी मॉलिक्यूल है, वो अपनी जगह वाइब्रेट करते रहते हैं ना। हर एक सॉलिड के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपनी जगह वाइब्रेट करते रहते हैं। ठीक है। तो हर एक मॉलिक्यूल अपनी जगह वाइब्रेट कर रहे हैं, और उसके बगल वाला जो मॉलिक्यूल होगा वो भी अपनी जगह वाइब्रेट कर रहा होगा। अबे श्रेयस वैसे ही करके देखो भाई, 100% में। चलो देखो इधर अब, यार मुझे पढ़ाने दो ना, ये समझाने में मुझे टाइम लगेगा, डिस्टर्ब नहीं करो मुझे। कोई इधर उधर की बातें नहीं करो, मुझे समझाने दो। तो हर एक मॉलिक्यूल देखो अपनी जगह वाइब्रेट कर रहे होते हैं ना, और हर एक मॉलिक्यूल अपनी जगह पर इक्विलिब्रियम में रहते हैं। यहाँ पर हर एक मॉलिक्यूल पे नेट फोर्स अगर आप देखोगे तो कितना होगा, 0। तो आप बोलोगे ये सब कहाँ पर है, इक्विलिब्रियम में है। याद है ना इक्विलिब्रियम क्या होता था, जब कोई भी बॉडी पे नेट फोर्स 0 होगा तो हम उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम ना। तो हर एक मॉलिक्यूल सॉलिड के अंदर इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन पे रहते हैं और वहां पे वाइब्रेट करते रहते हैं। समझ आ रहा है। पहला पॉइंट यहाँ पे नोट कर लो, क्या है पहला पॉइंट, कि ऑल मॉलिक्यूल विल बी इन इक्विलिब्रियम एंड all are vibrating at their position। क्लियर है। पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि सारे के सारे मॉलिक्यूल इक्विलिब्रियम में है और वाइब्रेट कर रहे हैं। यार मुझे लग रहा है ये चार्जिंग को लगा के करता हूँ पढ़ाता हूँ तब दिक्कत आती है। मेरे हिसाब से चार्जिंग को लगा रखा है, इस वजह से दिक्कत आ रही होगी, इसमें कुछ दिक्कत है। चार्जिंग को हटा दिया, अब देखता हूँ अब होता है क्या। अब देखो यहाँ पर सेकेंड पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है। सेकेंड पॉइंट देखो हमें क्या ध्यान रखना है कि जब भी मॉलिक्यूल्स के बीच की सेपरेशन बढ़ेगी ना, अगर मान लो ये अभी डी डिस्टेंस पर है और अगर इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी, अगर इनके बीच की डिस्टेंस मान लो बढ़ गई, डी डैश हो गई डी से, तो ये जब इनको दूर ले जाओगे इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन से, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग जाएंगे ना। जब डिस्टेंस बढ़ती है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं।
ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट हमें क्या ध्यान रखना है कि इफ डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स अभी सही आ रहा है ना, नहीं समझ आ रहा है, लैग आ रहा है? अरे यार, ठीक है, तो अब जल्दी जल्दी देखते हैं यार, ये खत्म कर लें दो आज। अगर मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस बढ़ाओगे, यार उनको कल भी बहुत सुनाया है, आज फिर सुनाने वाले हैं हम लोग, बीजीएम सर भी, हम दोनों ही बोल रहे हैं उनको, दोनों लोग को ये डेली थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम हो ही रही है। अगर डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स बढ़ाओगे आप, जो इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन थी ना, इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन से अगर मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस बढ़ती है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं ना। सॉलिड जो होता है अपने शेप चेंज का अपोज करते हैं। ना, जो सॉलिड होते हैं, अगर कोई भी आप सॉलिड बॉडी लोगे, अगर आप इसको बाहर को खींचना चाहोगे तो ये अपने शेप चेंज कर अपोज करेगा ना, वो अंदर को खींचता है। और अगर आप अंदर को उसको दबाना चाहोगे ऐसे, तो वो बाहर को फोर्स लगा के रोकता है ना। सॉलिड में आपको पता है कि ऐसा नहीं है कि आपने पकड़ के खींच दिया तो तुरंत खींच जाएगा ना, या दबा दिया तो दब जाएगा, वो रोकना चाहता है। तो वो कैसे होता है, मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या होता है, अगर आप उसको खींच रहे हो बाहर को ना, जैसे ये वाला फर्स्ट केस, अगर आप खींच रहे हो तो डिस्टेंस बढ़ेगी, जब डिस्टेंस बढ़ेगी तो वो क्या करते हैं, मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं ना। इफ डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स will increase, then they will start acting each other, start attracting ना। जब वो अट्रैक्ट करेंगे तभी वो रोक पाएंगे ना खींचने से, बाहर को खींच रहे होगे तो ये होगा। फिर अगर आप उनको दबा रहे हो ना, जैसे ये वाला केस, अगर आप दोनों साइड से फोर्स लगा के दबाओगे तो मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस कम हो जाएगी ना। अगर नई डिस्टेंस पहले से कम हो गई इक्विलिब्रियम वाली से, तो वो पास पास आने लग जाते हैं ना। जब पास पास आएंगे ना, ना देखो यहाँ पे, जब वो पास पास आएंगे तो वो वाइब्रेट करते हुए टकराने लग जाएंगे ना, तो टकराने की वजह से अवे फोर्स लगेगा, हम बोलते हैं वो रिपेल करने लग जाएंगे है। जब वो पास आने लगते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन से तो रिपेल करने लग जाते हैं। तो थर्ड पॉइंट क्या है, इफ डिस्टेंस बिटवीन, हाँ, डी इक्वल टू डी डैश पे कुछ नहीं होगा ना, ना अट्रैक्शन ना रिपल्सन। इफ डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स will decrease from equilibrium distance, then, हाँ, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए ना, अपने शेप को मेंटेन रखने के लिए ऐसा होता है ना। खींचोगे तो रोकेंगे और अंदर को दबाओगे तो बाहर को फोर्स लगाएंगे, then they will repel each other। पहले सब सुन लो फिर एक साथ लिख लेना ना। अभी हमने क्या क्या समझ लिया, अगर d इक्वल टू डी डैश है तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, d ग्रेटर देन डी डैश है तो अट्रैक्शन का फोर्स, डी डैश लेस देन डी है तो रिपल्सन का फोर्स ना। जहां d कौन सी डिस्टेंस है, इक्विलिब्रियम वाली डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, यहां तक सबको क्लियर है? अब देखो, जहां पे भी अट्रैक्शन का फोर्स होता है, जैसे दो मॉलिक्यूल के बीच में अगर अट्रैक्शन का फोर्स है F इक्वल टू जी m1 m2/r², मान लो फोर्स लग रहा है अट्रैक्शन का, हमने देखा है ना ग्रेविटेशन में, तो वहां पोटेंशियल एनर्जी कैसे आती थी, -Gm1 m2/r। जहां पे भी अट्रैक्शन का फोर्स होता है वहां पे U क्या होता है, पास आने पे जितना R पास कम होगा, पास आओगे मतलब, पास आना मतलब R कम होना, R कम होगा तो U की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव में बढ़ेगी ना।
निगेटिव में बढ़ेगी मतलब यू कम होता जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी वहां पे कम हो रही होगी ना। अट्रैक्टिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी कम होती है पास आने पे, और रिपल्सिव फोर्स के लिए बढ़ती है ना। अट्रैक्टिव का उल्टा होगा रिपल्सिव फोर्स में। अभी थोड़ी देर पेशेंस रखो प्रथम, फिर हम लोग देखते हैं। तो अगर हम लोग दो मॉलिक्यूल के बीच में एनर्जी का ग्राफ बनाए, पोटेंशियल एनर्जी का डिस्टेंस के साथ, एक मॉलिक्यूल यहां पर है और दूसरा मॉलिक्यूल इन्फिनिटी से हम लेके आ रहे हैं ना, इन्फिनिटी से लेके आएंगे तो जैसे इन्फिनिटी पे जीरो होगा ना, आर जब इनफाइनाइट होगा तो यू जीरो होगा, और उसको हम पास लाते जा रहे हैं तो ये कम होता जा रहा होगा। फिर एक टाइम बाद इक्विलिब्रियम आ गए ना, जब आप डी डिस्टेंस पर आ गए, तो उससे अगर और पास लेके आए मॉलिक्यूल को, मॉलिक्यूल यहां आ गया, तब ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है। और पास लाओगे तो ये बढ़ने लग जाएगा ना, क्योंकि अब रिपल्सिव फोर्स लगेगा और तेजी से बढ़ता है ये। समझ आ रहा है ये? इधर के साइड में जब तक अट्रैक्टिव फोर्स था, डी डैश इज ग्रेटर देन डी, तब तक नीचे जा रहा था ना, डिक्रीज हो रहा था। और जब डी लेस देन डी हो जाएगा तब बढ़ने लग जाएगा। अभी मैं जो समझा रहा हूं वो सब लोग समझो, फिर एक साथ नोट कर लेना ना, मैं लिखने के लिए टाइम दूंगा। अभी समझने पे फोकस करो बच्चों। चवन समझो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी कोई डाउट नहीं पूछेगा, जो मैं बोल रहा हूँ बस चुपचाप नोट करते रहो। ठीक है, ऐसे चल रहा है ना। अब देखो, अगर मॉलिक्यूल की एनर्जी इतनी है कि वो यहां पर है, इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन पे है ना, तो इनके बीच की डिस्टेंस डी है। लेकिन अगर आप एनर्जी दोगे तो क्या होगा, एनर्जी जब बढ़ती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी ना, एनर्जी बढ़ाओगे तो वो अब मान लो शुरू में वो ये वाली एनर्जी थी उसकी U1, फिर आपने उसको एनर्जी दी तो वो U2 एनर्जी आ गई। U2 एनर्जी पे दो पोजीशन पॉसिबल है ना, दो पोजीशन मतलब पार्टिकल यहां पे भी रह सकता है, यहां पे भी रह सकता है, तो वो इन दो के बीच में वाइब्रेट करेगा ना, इन दो पोजीशन के बीच में वो वाइब्रेट करेगा। अगर वो इन दो पोजीशन के बीच में वाइब्रेट करेगा तो उसकी एवरेज डिस्टेंस अब ये आएगी ना, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब अब देख रहे हो उसकी मिड पॉइंट वाली डिस्टेंस बढ़ गई। एक ये मॉलिक्यूल है, एक ये मॉलिक्यूल है ना, 1 और 2। देखो कोई भी मॉलिक्यूल की डिस्टेंस हम कैसे लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट अच्छे से समझो। अगर कोई मॉलिक्यूल मान लो दो पोजीशन के बीच में वाइब्रेट कर रहा है, हाँ सब उड़ेगा, थोड़ी देर मैंने बोला था शुरू में नहीं कि सब उड़ेगा, लास्ट में समझ आ जाएगा, तो ध्यान से सुनते रहो। अगर मान लो कोई मॉलिक्यूल दो एनर्जी के बीच में, दो पोजीशन के बीच में वाइब्रेट कर रहा है, तो उसकी पोजीशन हम ये बोलेंगे ना, मिड पॉइंट वाली पोजीशन ना। अगर ये दो पोजीशन है तो उसके मिड पॉइंट वाली ये होगी। अगर ये पैराबोलिक ग्राफ है ना, पैराबोलिक है, तो मैं कितना भी ऊपर जाता जाऊं इसका मिड पॉइंट चेंज नहीं करेगा। लेकिन अगर ग्राफ ऐसा हो तो, या अगर वो इन दो पोजीशन के बीच में है तो उसका मिड पॉइंट यहां आएगा, अगर वो इन दो पोजीशन के बीच में है तो उसका मिड पॉइंट यहां आएगा ना। जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो वैसे वैसे मिड पॉइंट दूर हट रहा होगा। यार तुम लोग समझने पे फोकस करो ना यार, अभी थोड़ी देर तो रुको, मैं बोल रहा हूँ ना कि पहले सुनते रहो फिर समझ आ जाएगा। हर एक बात तुरंत थोड़ी समझ आएगी, सुनो पहले। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपका कोई ऐसा पैराबोलिक ग्राफ है और पार्टिकल इन दो पोजीशन के बीच में वाइब्रेट कर रहा है ना, इन दो पोजीशन के बीच में, तो उसकी आप पोजीशन यहां से लोगे मिड पॉइंट से। पैराबोलिक ग्राफ में आप कितना भी ऊपर जाओ, पोजीशन जो होगा मिड पॉइंट वाला वो चेंज नहीं करता है ना, वो मिड पॉइंट वाला पोजीशन चेंज नहीं करता है। लेकिन अगर ग्राफ ऐसा हो जाए ना, अगर ग्राफ ऐसा हो जाए तो दो पोजीशन के बीच में जब वो वाइब्रेट कर रहा होगा तो इसमें मिड पॉइंट यहां आएगा, जबकि नए पोजीशन पे मिड पॉइंट इधर हट जाएगा, तो वो इधर जा रहा है मिड पॉइंट ना, पार्टिकल का पोजीशन दूर हटता जा रहा है। ठीक है, तो वो किन दो पोजीशन के बीच में वाइब्रेट कर रहा है वो डिसाइड करेगा कि यहाँ पे इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ पाएगी या कम होगी। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमने यू और आर का ग्राफ बनाया हुआ है,
यू और आर का ग्राफ बनाया है ना, तो इनके लिए यू और आर का ग्राफ देख रहे हो, ये ऐसा कुछ आया, ये वाला आया है। अब एक एनर्जी पे उसके लिए दो पोजीशन है, तो उसका एक्चुअल पोजीशन कहाँ लोगे, उसका मिड पॉइंट लोगे ना। अगर एनर्जी बढ़ाओगे तो फिर अगले दो नए पोजीशन मिलेंगे पार्टिकल के। अब नए पोजीशन मिलेंगे तो फिर से मिड पॉइंट दूर चला जाएगा। तो एनर्जी देते हैं जब हम हीट करते हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं। थर्मल एक्सपेंशन कब होता है, जब हम हीट देते हैं ना। हीट दे रहे हो मतलब आप क्या कर रहे हो, हीट दे रहे हो मतलब आप एनर्जी बढ़ा रहे हो उसकी ना। जब एनर्जी बढ़ेगी तो वो क्या होगा, और ऊपर जा रहा है, और ऊपर जा रहा है, तो मिड पॉइंट जो है वो शिफ्ट होता जा रहा है ना। कुछ समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। तो अगर आपको ये पूछा जाए, अगर आपको सिंपल एक लाइन में पूछा जाए कि व्हाट इज रीजन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, तो आप बोलोगे यू और आर का जो ग्राफ है, यू और आर का जो ग्राफ है वो असिमेट्रिक है ना। मीन पोजीशन के एक साइड में तेजी से ऊपर गया और एक साइड में धीमे धीमे। मेरी पूरी बात सुन लो फिर देखना ना, फिर कुछ डाउट पूछना। एक साइड में तेजी से ऊपर गया और एक साइड में धीमे धीमे ऊपर गया है, असिमेट्री है ना मीन पोजीशन के दोनों तरफ। ग्राफ का असिमेट्रिक नेचर, अगर ये वाला ग्राफ बनता उसके लिए तो कभी भी हीट बढ़ाने पर भी एक्सपेंशन नहीं हो पाता। अगर इधर वाला ग्राफ होता तो सिमेट्रिकल ग्राफ के लिए कभी भी एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं होता। आपको बस एक लाइन याद रखनी है, आपको पूछा जाएगा व्हाट इज रीजन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, तो आप क्या बोलोगे, असिमेट्रिक नेचर ऑफ ग्राफ ना। असिमेट्रिक नेचर की वजह से जब हम एनर्जी देते हैं तो मिड पॉइंट शिफ्ट होने लगता है। ठीक है, तो अब ये पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं ना। अब पहले यहां से लिखना शुरू करो, फिर लास्ट पॉइंट भी नोट कराता हूं ना। यहां से नोट करना था ना। थर्ड पॉइंट तक हुआ है, यहां तक हो गया है। जब अट्रैक्टिव फोर्स होता है तो यू कम होता है ना, और रिपल्सिव फोर्स पे यू बढ़ता है। रिपल्सिव इधर के साइड में रिपल्सिव फोर्स है ना, रिपल्सिव फोर्स के टाइम में यू बढ़ता है। बढ़ते बढ़ते वो पॉजिटिव भी हो सकता है। हम चार्ज के केस में भी पढ़ेंगे ना, जब रिपल्सिव फोर्स लगेगा तो वहां यू पॉजिटिव हो जाता है। नहीं पांडा, ऐसा नहीं होता ना। यू को, वो यू कुछ भी हो सकता है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव के बेसिस पे प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। ये बोल रहा है क्या चवन, ये बस ऐसे टिक किया है ना क्या की, समझाने के लिए। ये पहले नोट करो, यहां तक नोट कर लो। एक मॉलिक्यूल देखो, मॉलिक्यूल नंबर 1 हमारा ओरिजिन पे हमने रखा है और 2 को हम लोग चला रहे हैं ना, 2 को चला रहे थे। भूतड़ा ये थोड़ा सा बोरिंग भाई है, लेकिन सुनना पड़ेगा ना, रीजन पूछा जाता है कई बार। अब इसको समझाने में टाइम लगता ही है, थोड़ा सा दिक्कतें हैं, सुनो ध्यान से तो आएगा समझ। ये नोट कर लो और समझाता हूँ, नोट करो पहले। ये नोट करो फिर समझा रहा हूँ।
एक मिनट, पहले ये नोट हो जाने दो। ये नोट कर लो, फिर एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ तो आ जाएगा समझ। अब होमवर्क का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करें या और टाइम चाहिए? कुछ बच्चे बोल रहे थे कि अभी हो नहीं पाया है। वेडनेसडे तक हो जाएगा? वेडनेसडे तक कर डालो ना, फिर उस दिन हम लोग इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज 1 कर देंगे डिस्कस। हाँ तो टाइम भी तो दे दिया था, देखो आज भी नहीं किया, आप वेडनेसडे को कर रहे हैं, टाइम तो दे ही दिया ना। चलो अब मेरी बात एक बार फिर से ध्यान से सुनो ना। देखो आपको हमेशा ये पता होना चाहिए कि एक मॉलिक्यूल की एनर्जी के लिए उसके दो पोजीशन होते हैं ना, वो दो पोजीशन के बीच में वाइब्रेट करता है ना। एक एनर्जी के लिए दो पोजीशन होंगे। कोई भी मॉलिक्यूल जैसे दो पोजीशन के बीच में वाइब्रेट करता है ना, ये और ये इनके बीच में वाइब्रेट कर रहा है एक एनर्जी के लिए। तो उस चीज को हम ग्राफ में ऐसे दिखाते हैं ना, कि अगर मान लो ग्राफ हमारा ऐसा हुआ और उसकी एनर्जी कुछ मान लो यहां पर है, इसके सामने है ना, कुछ आपने ऐसे बना रखा है आर, और इधर आपने एनर्जी को दिखा रखा है। तो अगर मान लो अभी उसकी एनर्जी कुछ U1 है, तो U1 के लिए उसके पास दो पोजीशन होंगे। यहाँ पे मतलब यहाँ पे और होगा ना वो डिस्टेंस यहाँ पे दिखाई गई ना, इन दो पोजीशन के बीच में वाइब्रेट कर रहा होगा, ये उसका मिड पॉइंट होगा। मॉलिक्यूल यहाँ नहीं है ना, मॉलिक्यूल यहाँ डिस्टेंस यहाँ दिखाया है ना, इधर है। एक मॉलिक्यूल यहाँ पर रखा है और दूसरा मॉलिक्यूल को हम लोग चला के देख रहे हैं क्या हो रहा है। समझ आ रहा है बच्चों? तो उसकी एक पोजीशन के लिए, एक एनर्जी के लिए दो पोजीशन होंगे। तो आप उसका एक्चुअल पोजीशन कहां से काउंट करोगे? उसके मिड पॉइंट से ना। अब अगर आप एनर्जी बढ़ाओगे, आपने हीट दे करके एनर्जी बढ़ाई, तो उसका नया पोजीशन आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा ना। एनर्जी बढ़ाना मतलब ऊपर आओगे ग्राफ में। तो अब नई दो पोजीशन ये आ गई। अब नई पोजीशन का मिड पॉइंट अगर फिर से यही आया, तो एक मॉलिक्यूल यहाँ है और दूसरे को अभी हम देख रहे हैं ना, तो इनके बीच की एवरेज डिस्टेंस बढ़ेगी नहीं। अगर इनके बीच की एवरेज डिस्टेंस बढ़ानी है तो मिड पॉइंट जो है उसको इधर शिफ्ट होना चाहिए। तो वो कौन से ग्राफ में पॉसिबल हो पाएगा? अगर ऐसा कुछ ग्राफ है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम के टाइम में एक मॉलिक्यूल देखो यहाँ है और एक मॉलिक्यूल यहाँ पर है ना, यहाँ पर ना, एक यहाँ है सेकंड यहाँ है। अब आपने एनर्जी दी, तो सेकंड के अभी हम एक पे फोकस कर रहे हैं ना, उसकी एनर्जी बढ़ाई, तो U1 से U2 हुआ। तो U1 से U2 होगा, तो अब ये जब इन दो पोजीशन के बीच में वाइब्रेट करेगा, तो उसका मिड पॉइंट यहाँ आएगा ना, पहले से दूर हो जाएगा वो। तो मॉलिक्यूल दूर जा रहा है असिमेट्रिक नेचर ऑफ ग्राफ की वजह से ना। तो जब दूर जाएगा तो मतलब आप बोल सकते हो वहां पे एक्सपेंशन हो रहा है। हाँ, सिमेट्रिकल ग्राफ होता तो हमेशा मिड पॉइंट सेम जगह बना रहता ना, तो वहां पे एक्सपेंशन नहीं हो पाता। ऐसा ग्राफ क्यों बनता है? क्योंकि फोर्स का नेचर चेंज हुआ ना, यहाँ अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है और इधर रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। और रिपल्सिव फोर्स तेजी से बढ़ता है, अट्रैक्टिव फोर्स धीमे बढ़ता है ना। तेजी से बढ़ता है इसलिए यहाँ पे ग्राफ तेजी से ऊपर गया है, और जबकि अट्रैक्टिव धीमे धीमे दूर जाओगे कम होता जा रहा है, लेकिन रिपल्सिव तेजी से बढ़ता है पास आने पर। तो फोर्स के नेचर के वजह से ये ग्राफ आया ना। अब अगर ऐसा ग्राफ आया है तो वहां पे एक्सपेंशन पॉसिबल है। ये तो आपको प्रैक्टिकली करके ही समझ आएगा ना। और उसका ये ग्राफ जो आया उसमें उससे आइडिया लग रहा है कि तेजी से बढ़ रहा है ना। आप ऐसे थ्योरेटिकली निकाल नहीं सकते ना। तो आप देखो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, फोर्थ पॉइंट। यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ ना, आपको जो पूछा जाएगा इतना कहानी नहीं पूछा जाएगा ना, बस एक लाइन पूछी जाएगी, व्हाट इज रीजन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो आपको एक ही लाइन बतानी है, असिमेट्रिक नेचर ऑफ एनर्जी एंड डिस्टेंस ग्राफ ना। आपको बस यही एक ऑप्शन टिक करना रहेगा, एक लाइन ध्यान रखनी है।
तो यहाँ पे मैं ये पॉइंट लिख देता हूं, ड्यू टू asymmetric nature of graph when we increase energy हाँ, ये क्वेश्चन कई बार आया है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको कई बार पूछा गया है कि व्हाट इज रीजन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो ये रीजन की असिमेट्रिक नेचर ऑफ ग्राफ ना, ये आपको याद रखना है ना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है बच्चों, तो फिर ये अब अपना कंप्लीट हो गया, थर्मल एक्सपेंशन कंप्लीट हो गया है, मतलब ये पूरा HNT कंप्लीट हो गया है। वेडनेसडे को अपन डाउट डिस्कशन करेंगे और फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे उस क्लास में या अगली क्लास में। ठीक है बच्चों, फिर बाय बाय। अगला चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन है ना, SHM।